All right, organizing. चैप्टर नंबर 5 बिजनेस स्टडीज ऑर्गेनाइजिंग। सबसे पहले देखना है कि ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है। तो ऑर्गेनाइजिंग रिफर्स टू द प्रोसीजर ऑफ अलाइनिंग वेरियस एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन अ सर्टेन स्पेसिफिक ऑर्डर। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है, एक प्रोसीजर है जहाँ पे आप जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन्हें आप एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, अलाइन करते हैं या साथ में लाते हैं इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, एक सिस्टमैटिक ढंग से। It involves designing the roles of the personnel such as that the efforts by the employees along with the resource are coordinated towards the accomplishment of the organizational goals। इसमें होता क्या है, ये इन्वॉल्व क्या करता है, तो डिजाइनिंग द रोल्स ऑफ पर्सनल, कौन सा व्यक्ति क्या काम करेगा वो यहाँ पर डिजाइन किया जाता है या तय किया जाता है। इस ढंग से तय किया जाएगा that the efforts of the employees along with the resource are coordinated towards accomplishment of the organizational goal। एफर्ट को इस ढंग से लगाया जाएगा कि जहां पे सभी एम्प्लॉइज और उनके रिसोर्स के साथ वो क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे और किस तरफ, टुवर्ड्स अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। फिर से, ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू द प्रोसीजर ऑफ अलाइनिंग वेरियस एक्टिविटीज in an organization in certain specific order। It involves designing the roles of the personnel such that the efforts by the employees along with the resource are coordinated towards the accomplishment of the organizational goals। Let us look at the steps in organizing process। So basically there are 4 steps। पहला है आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क, दूसरा है क्रिएटिंग डिपार्टमेंट, तीसरा है असाइनिंग ड्यूटी और चौथा है एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप। द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, हमने ऊपर देखा अभी। उसमें सबसे पहला है आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क। यहां पर क्या हो रहा है, ये उसका पहला स्टेप है। तो यहां पर क्या होगा कि वेरियस एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन are identified and divided as per the predefined plans and objectives। इसमें क्या हो रहा है कि जितनी भी एक्टिविटीज हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको ढूंढा जाता है पहले तो कि करना क्या है, और पहले से ही तय प्लान्स और ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से उसको क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। किसके बीच में, एम्प्लॉयज के बीच में। फिर है दूसरा क्रिएटिंग डिपार्टमेंट। The activities of a similar nature are grouped together। यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि एक प्रकार की सारी एक्टिविटीज को साथ में लाया जाता है इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, एंड दिस इज डन टू प्रमोट स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन क्या होता है कि किसी एक काम में कोई व्यक्ति माहिर हो जाता है, फिर उसके अंदर आपको देखना पड़ता नहीं है, ही गोज ऑन परफॉर्मिंग वेरी वेल। तीसरी चीज जो है वो है असाइनिंग ड्यूटीज। अब असाइनिंग ड्यूटीज में क्या है, अब आपको उनको रोल उनके देने हैं कि उनको करना क्या है। वंस द डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड, जैसा स्पेशल है वैसे डिपार्टमेंट खड़े होते हैं, जैसे फाइनेंस वाले एक साथ, मार्केटिंग वाले एक साथ, एचआर वाले एक साथ, दिस आर ऑल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन अ कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन। अब उन डिपार्टमेंट्स के अंदर लोगों को आपको जिम्मेदारी देनी है। तो वंस द डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड, द नेक्स्ट स्टेप is to assign the roles and responsibilities to the personnel on their as per their skills and abilities। ड्यूटीज में क्या होगा, अगला चीज, डिपार्टमेंट एक बार क्रिएट हो जाए तो अगला स्टेप जो है वो है हर पर्सनल या हर एम्प्लॉय को उसकी स्किल्स और एबिलिटीज के आधार पे उसे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देना। देन यू हैव एस्टैब्लिशिंग relationships। Then you have establishing relationships। Now in this step, चौथे वाले की बात कर रहे हैं, a clear hierarchical structure is established such that every individual clearly knows the various superior subordinate relationships in the organization। अब आपको क्या एस्टैब्लिश करना है, रिलेशनशिप, यानी एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर आपको खड़ा करना है।
एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर खड़ा करना है आपको। ओके, जहां पे हर इंडिविजुअल को पता होना चाहिए कि उसका सुपीरियर कौन है, उसका सबऑर्डिनेट कौन है। अब हायरार्की स्ट्रक्चर होता क्या है, तो देखो सबसे पहले किसी भी कंपनी का सीईओ होता है। सीईओ के नीचे कौन आते हैं, यू हैव डिफरेंट डिपार्टमेंटल मैनेजर, और हर डिपार्टमेंटल मैनेजर के नीचे उसके सुपरवाइजर्स होंगे, ठीक है, फिर वर्कर्स होंगे। ये जो है सबसे ऊपर, उसके ऊपर इधर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये जो सिस्टम है इसमें क्या चीज है कि सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आया सीनियर मोस्ट, उसके नीचे सीईओ, फिर डिपार्टमेंटल मैनेजर और देन सुपरवाइजर्स एंड वर्कर्स। तो दिस इज व्हाट दिस इज द हायरार्किकल स्ट्रक्चर, ऊपर से नीचे यानी सीनियर से जूनियर की तरफ। और यहां पर हर इंडिविजुअल को बताया जाएगा, क्या बताया जाएगा कि हर इंडिविजुअल को यह बताया जाएगा कि उसका सुपीरियर कौन है, उसका सबऑर्डिनेट कौन है। अब यहां पर देखिए, जैसे सीईओ है तो सीईओ का सुपीरियर कौन हो गया, सीईओ का सुपीरियर हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, और उसका सबऑर्डिनेट कौन हुआ सीईओ का, तो हो गए डिपार्टमेंटल मैनेजर। अब उसी प्रकार से डिपार्टमेंट मैनेजर का सुपीरियर कौन हुआ, तो सीईओ हुआ, और उसका सबऑर्डिनेट कौन हुए, तो सुपरवाइजर हुए। दिस इज हाउ हायरार्किकल स्ट्रक्चर वर्क्स। Then let us look at the importance of organizing. पहला है, it shows the clear definition of working relationship. लोगों के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए वो क्लियरली डिफाइन करता है। Under organizing, the hierarchical structure is the organization is clearly established, thereby avoiding any ambiguity in the transfer of instruction. किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर खड़ा होता नहीं है। अवॉइडिंग एनी एम्बिग्विटी, या एक तरीके से हम कहेंगे मिसकम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन दिखा जाता नहीं है। Then the organization structure. Now it refers to the broad framework within which the working relationship in terms of position, roles, responsibilities and authority are defined in an organization. Organization structure क्या है, एक broad framework है, ये क्या है, एक broad framework है जहां पे जो वर्किंग रिलेशनशिप है उसको एस्टेब्लिश किया जाता है। और वो किस बेस पे होगा, वो होगा पोजीशन के बेस पर, रोल के बेस पर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी। दिस इज क्लियरली डिफाइंड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। Then the importance, let us look at the importance. The following points highlight the importance of a proper organizational structure. पहला, it clearly defines the working relationship, यानी वो आपको साफ साफ बताएगा सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप, कौन सीनियर कौन जूनियर। दूसरा, it enables coordination and integration of human efforts as well as physical resources. जितने भी रिसोर्स अवेलेबल है उन सभी रिसोर्स को आपस में क्या करेगा, ये कोऑर्डिनेट करेगा और इंटीग्रेट करेगा, यानी साथ में लाएगा। और सिर्फ ह्यूमन एफर्ट्स, सिर्फ फिजिकल रिसोर्स ही नहीं बल्कि ह्यूमन एफर्ट्स को भी, क्योंकि रिसोर्स का इस्तेमाल तो ह्यूमन पे कर रहा हूं, उसमें उनकी क्षमता लगनी है। ओके, तीसरी चीज है, इट एनेबल्स इफेक्टिव कंट्रोल ओवर वेरियस एक्टिविटीज इन दी ऑर्गेनाइजेशन। और वो क्या करता है, इफेक्टिव कंट्रोल यहां पर आपको देखने को मिलेगा किस किस चीजों पे, ऑन दी वेरियस एक्टिविटीज इन ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली अलग अलग एक्टिविटीज का जो कंट्रोल होगा थ्रू ऑर्गेनाइजिंग, आपको इफेक्टिव उसको ध्यान में लेने को मिलेगा।
उससे पहले हम चर्चा कर रहे थे इसकी इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की। ओके, तो उसको जरा हम पहले देख लेते हैं फिर से। सेकंड जो चीज थी वो था लेस डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, यानी जितना भी काम है उसका डुप्लीकेशन कैसे होगा, कम होगा, यानी वो काम बार बार होने वाला नहीं है। एज वेरियस एक्टिविटीज आर प्रॉपरली असाइंड टू डिफरेंट पर्सनल, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इज मिनिमाइज्ड। अब यहां पर ऑलरेडी हर किसी को अलग अलग काम दिया जा रहा है, इसी कारण से क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति दोबारा से उस काम को रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए यहां पर डुप्लीकेशन की जो आशंकाएं है वो कम है। फिर तीसरी चीज जो है वो है बेटर कोऑर्डिनेशन। अंडर ऑर्गेनाइजिंग, एक्टिविटीज ऑफ अ सिमिलर नेचर आर ग्रुप टुगेदर इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। और इसमें क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग में, आप कोऑर्डिनेशन की उम्मीद ज्यादा रख सकते हो। कैसे कि सिमिलर नेचर की जो एक्टिविटी होगी उनको साथ में ला दिया जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर, एंड दिस विल एंश्योर बेटर कोऑर्डिनेशन एंड हार्मनी। कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। द डिपार्टमेंट्स आर क्लियरली डिफाइंड, उनको पता होता है उनको क्या काम करना होता है। ठीक है, देन यू हैव इंक्रीज्ड ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। थ्रू प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग, an enterprise can expand its business operations and deviate from the traditional norms in a smooth and better manner. एक बार अगर आपने अपने स्ट्रक्चर को क्लियरली ऑर्गेनाइज कर दिया तो कोई भी एंटरप्राइज अपने बिजनेस को क्या कर सकता है, एक्सपांड कर सकता है, और वो ट्रेडिशनल नॉर्म्स के अलावा भी मॉडर्न मेथड्स की तरफ जा सकता है एक स्मूथ और बेटर मैनर में। इससे क्या होगा, there will be an increase in the growth and expansion of the business। अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है तो, या प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग होता है तो। फिर है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नाउ बाय एंश्योरिंग दैट वेरियस एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन आर प्रॉपरली अलाइंड या प्रॉपरली ब्रॉट टुगेदर, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क इज अवॉइडेड। लेट अस सी व्हाट इज ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग क्या होता है कि जब एक काम ऑलरेडी चल रहा होता है, वो काम पूरा नहीं हुआ और हम दूसरा काम उसमें शुरू कर देते हैं, एंड दैट इज नोन एज ओवरलैपिंग। दिस इन टर्न एंश्योर्स दैट द रिसोर्स आर एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड एंड देयर इज मिनिमम वेस्टेज ऑफ एफर्ट। तो जब हम ओवरलैपिंग को अवॉइड करते हैं, इससे क्या होता है, ये क्या इंश्योर करेगा कि जितने भी रिसोर्स थे दे आर एफिशिएंटली यूज्ड एंड देयर इज मिनिमम वेस्टेज ऑफ एफर्ट। हमारा जो काम करने की जो क्षमता थी, जो एफर्ट हमने लगाया था उसके अंदर, उसका जो वेस्टेज है वो कम से कम होगा। देन यू हैव इंप्रूव्ड सोशलाइजेशन। इंप्रूव्ड स्पेशलाइजेशन, हमने जैसे आगे देखा था, शुरू में बताया गया कि ऑर्गेनाइजिंग का एक बेटर कैरेक्टर क्या है, बेहतर चीज क्या है उसकी, कि यहां पे आप लोगों को किसी ना किसी काम में स्पेशलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो अंडर ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी ऑफ अंडर ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज ऑफ सिमिलर नेचर आर ग्रुप टुगेदर एंड टास्क आर असाइंड टू वेरियस इंडिविजुअल्स एज पर देयर स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज। यहां पर क्या किया जा रहा है कि एक प्रकार के सारे एक्टिविटीज को साथ में ला दिया जाता है और उसे असाइन किया जाता है अलग अलग इंडिविजुअल्स को उनकी स्किल्स और कैपेबिलिटीज के हिसाब से। फिर है इजी अकोमोडेशन ऑफ चेंज, यानी यहां पे अगर कोई चेंजेस किए जाते हैं उसको आसानी से लोग अडॉप्ट कर पाएंगे। विथ प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड ग्रुप, द ऑर्गेनाइजेशन कैन इजीली अडॉप्ट टू वेरियस चेंजेस इन बिजनेस एनवायरमेंट। और ये क्यों होगा, ये इसलिए होगा, दिस इज बिकॉज the changes can be accommodated in only that department that is directly affected by it, while the rest of organization can just be communicated about the change। अब जिस डिपार्टमेंट में आपको चेंज लाना है, आपको सिर्फ वहां पर इंटीमेट करना पड़ेगा, यानी सारे बदलाव आपको सिर्फ वहीं पे करने हैं। ठीक है,
बाकी जो डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है उनको बस आपको एक कम्युनिकेशन देना है कि भाई यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं। ओके, एंड इन दिस वे ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू दी एंटरप्राइज। बाकी चीजें कांस्टेंट रहेगी, जहां चेंज होना चाहिए उसी को अफेक्ट होगा, यानी बाकी पर उसको कोई प्रभाव होने वाला नहीं है। फिर है अगला, एफिशिएंट डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय। द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन अंडर ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ बोथ द मैनेजर एंड द एम्प्लॉय। अगर आप डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन, यानी एक तो आप उनको पावर दीजिए और पावर को आप अलग अलग लेवल्स पे बांटिए, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। अगर ये चीजें होती है तो यहां पे दोनों का फायदा है, और वो दोनों कौन है जिनका फायदा होगा? जिनका फायदा होगा वो है मैनेजर्स और एम्प्लॉय। मैनेजर तो ऑलरेडी बॉस पोजीशन पे था ही, उसके पास तो पावर थी, लेकिन व्हेन यू स्टार्ट असाइनिंग पावर टू योर सबऑर्डिनेट और पीपल बिलो मैनेजर लेवल, जैसे सुपरवाइजर हो गया, फोरमैन हो गया, तो उनको भी अपने आप को डेवलप करने का चांस मिलेगा। While on one hand, organizing allows managers to focus on high priority areas. इसका एक बेहतर फायदा क्या होगा कि मैनेजर जो हैं छोटे मोटे कामों की जगह अब जो उनकी टॉप प्रायोरिटी के काम होंगे उन पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे, एंड दिस विल प्रोवाइड देम द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर न्यू एरियाज। उनका खुद का ग्रोथ होना है। ऑन द अदर हैंड, इट प्रोवाइड द सबऑर्डिनेट्स अ चांस टू प्रूव देयर एबिलिटी एंड गेन एक्सपीरियंस। और यहाँ पे फायदा सामने दूसरे वाले को क्या मिलना है सबऑर्डिनेट को, कि वो अपनी एबिलिटी को प्रूव कर सकते हैं कि भाई हाँ वो भी लीडर है, और उन्हें एक एक्सपीरियंस भी यहां पर मिलेगा। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या है, इसका मीनिंग, इट रिफर्स टू द ब्रॉड फ्रेमवर्क विद इन विच द वर्किंग रिलेशनशिप्स आर डिफाइंड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब होता है एक ऐसा ब्रॉड फ्रेमवर्क है जहां पे हम लोगों के वर्किंग रिलेशनशिप को तय करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और वो रिलेशन हम किस बेस पे एस्टैब्लिश कर रहे हैं? हम उसको एस्टैब्लिश कर रहे हैं ऑन द टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन, वो कौन सी पोस्ट पर है, वहां पे उस व्यक्ति का वहां पर रोल क्या है, उसकी जिम्मेदारियां क्या है, उसकी अथॉरिटी क्या है। इन चार के बेस पर ही हम रिलेशनशिप को तय कर पाएंगे बिटवीन वन पर्सन एंड अनदर। Then let us look at its importance. The following points highlight the importance of a proper organizational structure. पहला है, it clearly defines the working relationships. ये क्या डिफाइन करेगा क्लियरली आपको? पहले तो it will clearly define the working relationship, यानी सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप यहाँ पे देखने को मिलेगा। हमने आगे देखा सुपीरियर सबऑर्डिनेट क्या होता है। ओके, the CEO, managers, supervisors, your workers. Okay, so superior subordinate relationship जैसे CEO और आपका मैनेजर, तो CEO is the superior, manager is the subordinate, फिर manager and the supervisor, manager is the superior and supervisor is the subordinate। इस हिसाब से this relationship works। दूसरा, it enables coordination and integration of human effort as well as physical resources। ये क्या करता है? कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन करेगा, तालमेल और सारी काम को साथ में लाएगा। कौन सी दो चीजों को? ह्यूमन एफर्ट्स को और फिजिकल रिसोर्स, ये दोनों चीजों को साथ में यहां पर लाया जाता है। और तीसरा है, इट एनेबल्स इफेक्टिव कंट्रोल ओवर वेरियस एक्टिविटीज इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ये यहां पे हर प्रकार के एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा जो भी एक्टिविटीज किसी ऑर्गेनाइजेशन में होती है। एंड दिस इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर।
फिर है इट फैसिलिटेट स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। जाहिर सी बात है, अगर सब कुछ अच्छा रहा, एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू प्लान, सो द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन विल बी स्मूथ। और आखिर में इट एड्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ग्रोथ आपको यहां पर देखने को मिल सकता है, और ये मदद करता है आपको। जैसा आपका स्ट्रक्चर रहेगा उस हिसाब से आपका ग्रोथ का प्लान भी रहता है। ओके, नाउ देयर आर सर्टेन पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल फॉर्मिंग एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है जब भी हम कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर खड़ा करें। तो क्या चीजें हैं वो? तो पहला है जॉब डिजाइन। There are certain points to be kept in mind while forming an organizational structure. Okay, पहला है जॉब डिजाइन। इसमें क्या होता है? The structure should clearly state the job design in terms of division of task and activity. यहां पर आपको क्लियरली डिफाइन करना है कौन से व्यक्ति को क्या टास्क और क्या एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। This design should clearly define the task to be performed for the completion of particular job. ये डिजाइन क्लियरली बताना चाहिए कि जो टास्क परफॉर्म करना है वो क्लियरली मेंशन्ड हो कि इस व्यक्ति को एक्चुअली में करना क्या है, जिसके कारण कोई भी पर्टिकुलर जॉब क्या हो सके, कंप्लीट हो सके। द रोल्स शुड बी क्लियर। मैं मैनेजर हूं तो मुझे क्या काम करना है, मेरे रूल्स क्लियरली मेंशन होने चाहिए, या मेरा काम जो है वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। फिर अगली जो चीज यहां पर है वो है डिपार्टमेंटलाइजेशन। सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप चीजों को बांट दें। तो आफ्टर द डिवीजन ऑफ टास्क एंड एक्टिविटी, एक बार डिवीजन ऑफ टास्क तय हो गया, एक्टिविटीज ऑफ सिमिलर नेचर मस्ट बी केयरफुली ग्रुप टुगेदर इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। जैसा अगर सारा पैसे का काम है तो जितने भी लोग पैसे के काम में माहिर है, आपने सबको अलग कर दिया, उनको बोला आप पैसे में ध्यान रखो, आपको दूसरे को बोला आप मार्केटिंग में ध्यान रखो, आप दूसरे को बोला आपने ह्यूमन रिसोर्स में ध्यान रखो, आप सेल्स में ध्यान रखो। These are all various departments, okay, where similar nature activities are grouped together. तीसरा है span of management, कहां तक की पकड़ रहेगी। The type of organization structure to be adopted depends on the span of management in the organization. हमारा जैसा स्ट्रक्चर रहेगा, हमें जो अडॉप्ट करना है वो किस पर डिपेंडेंट है कि हमारा मैनेजमेंट कितना बड़ा है, उसका फैलाव कहां पर है। ओके, तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रिफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट अ मैनेजर कैन एफिशिएंटली हैंडल। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है कि ये वो संख्या होगी, किसकी, सबऑर्डिनेट्स की ये वो संख्या होगी जिसको कोई भी मैनेजर आसानी से हैंडल कर सके। ओके, फिर से, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट अ मैनेजर कैन एफिशिएंटली हैंडल। स्पैन कैन बी सबडिवाइडेड इनटू टू फॉलोइंग कैटेगरीज। इसको आप दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, और वो है, पहला है नैरो स्पैन, दूसरा है वाइड स्पैन। नैरो स्पैन क्या है? इट इंप्लाइज दैट अ स्मॉल नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स रिपोर्ट टू पर्टिकुलर मैनेजर। एक मैनेजर था, उसको रिपोर्ट करने के लिए मान लो सिर्फ 10 सुपरवाइजर्स हैं। ओके, अ मैनेजर एंड देयर आर 10 सबऑर्डिनेट्स टू सुपरवाइज, that he has to supervise, and these 10 supervisors will report to the manager. That is narrow span. और यहां पर क्या होगा? It results in tall organizational structure having multiple levels of management. Multiple levels, basically there are 3 levels: top, middle and bottom. फिर अगला जो था वो था वाइड स्पैन, यानी चौड़ा। अ वाइड स्पैन इंप्लाइज दैट अ लार्ज नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स रिपोर्ट टू अ मैनेजर। वहां पर कम संख्या थी रिपोर्ट वालों की, यहां पर अब ज्यादा संख्या है। इट रिजल्ट्स इन फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विथ ओनली अ फ्यू लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। आप जितने ज्यादा सबऑर्डिनेट्स रखेंगे रिपोर्ट करने के लिए, तो यहां पर क्या होगा, उतना आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, उसकी हाइट जो होगी वो छोटी होगी। यानी अगर पहले रिपोर्टिंग सिस्टम में सीईओ था, मैनेजर था, सुपरवाइजर था,
ठीक है, फोरमैन था और वर्कर था। इस प्रकार से स्ट्रक्चर था, ये था आपका नैरो स्पैन वाला। बट व्हेन आई से इट इज अ वाइड स्पैन मैनेजमेंट, तो होता क्या है, ये जो दो लेवल्स हैं इनकी जरूरत यहाँ पर नहीं रहती और यही लेवल पे सारा काम हो जाता है। यहाँ पे सुपरवाइजर की संख्या जो होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्लैटर यानी चौड़ा, और नैरो में होगा टॉल, इतना ध्यान रखना है आपको, और वाइड में होगा क्या, इस तरह डाउनवर्ड में। देन यू हैव डेलीगेशन। डेलीगेशन वर्ड आया तो था, बट लेट अस सी व्हाट इज डेलीगेशन। द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर शुड स्पेसिफाई द लेवल और डिग्री ऑफ डेलीगेशन टू बी फॉलोड। ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर जो है वो क्लियरली मेंशन करना चाहिए कि कौन से लेवल तक का या कहा डिग्री तक का हमको फॉलो करना है। दैट इज, इट मस्ट स्पेसिफाई द लेवल ऑफ अथॉरिटी टू बी शेयर्ड बिटवीन द सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट। यहाँ पर क्या क्लियर करना है आपको कि लेवल ऑफ अथॉरिटी क्लियर करना है बिटवीन द सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट। Let us look at the types of organizational structure. Basically, there are two types. The first being functional and the second being divisional. We'll look at them in detail now. Firstly, we'll see the functional organizational structure. Now, functional में क्या होता है कि activities or work of a similar nature are grouped together in different departments. क्या होता है यहाँ पे, activities or work of a similar nature are grouped together in different departments. सारे एक प्रकार के काम को आपने एक साथ ले लिया और अलग अलग डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिए। फिर each department specializes in its own particular task. Each department specializes in its own particular task. जैसे फाइनेंस वाले तो वो सिर्फ फाइनेंस का काम करेंगे, वो फाइनेंस में माहिर होंगे, उनको सेल्स का काम नहीं आएगा। ठीक है, सेल्स वाले तो सेलिंग में माहिर होंगे। तो यहां पर क्या होगा, हर डिपार्टमेंट एक काम में माहिर हो जाता है। तीसरा, देयर इज वन कोऑर्डिनेटिंग हेड दैट कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ ईच ऑफ द डिपार्टमेंट एंड इज ओनली डिपार्टमेंटल मैनेजर। ठीक है, लेट अस सी द डायग्राम दैट डिपिक्ट्स द फंक्शनल स्ट्रक्चर। Now see this diagram. The following diagram depicts a functional structure. So you have a central head here which controls all the departments. You have the finance department, you have the sales, you have marketing and you have HR. अब यहाँ पर भी अलग अलग लोग होंगे. You can say the employees. They are controlled by the manager of human resource. Finance में उसके हिसाब से, सेल्स डिपार्टमेंट में सारे सेल्स एग्जीक्यूटिव स्टैंडर्ड में आएंगे, मार्केटिंग वाले सारे स्टैंडर्ड में आएंगे। इन चारों का जो सेंट्रल हेड होगा वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा। ही इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल ओवरऑल। ओके, लेट अस सी द एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। पहला है स्पेशलाइजेशन। जाहिर सी बात है, व्हेन वेरियस डिपार्टमेंट्स फॉर्म्ड अंडर अ फंक्शनल स्ट्रक्चर स्पेशलाइजेस इन द स्पेसिफिक एक्टिविटी, दिस प्रमोट्स एफिशिएंसी एंड इंप्रूव्स द ओवरऑल परफॉर्मेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। अलग अलग डिपार्टमेंट जो होते हैं वो फॉर्म किए जाते हैं एक स्पेशल फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंडर में, जहां पे वो स्पेशलाइज करते हैं किसी एक स्पेसिफिक एक्टिविटी में। इससे क्या होगा, इससे होना क्या है, इट विल प्रमोट एफिशिएंसी एंड इंप्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी चीज जो है इसके बाद वो है बेटर कोऑर्डिनेशन। एज एक्टिविटीज ऑफ सिमिलर नेचर आर ग्रुप टुगेदर, देयर एग्जिस्ट बेटर कोऑर्डिनेशन इन द टास्क परफॉर्म्ड। जैसे जैसे हम सिमिलर नेचर की एक्टिविटी को बार बार करते रहेंगे, उनको ग्रुपिंग करते रहते हैं, तो इससे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन अच्छा बनेगा कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के दौरान।
तीसरी जो चीज है, इट विल रिड्यूस द ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, हम आगे देख चुके हैं। एज वर्क इज क्लियरली डिवाइडेड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, द चांस ऑफ ओवरलैपिंग और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इज मिनिमाइज्ड। जैसा हम देख चुके हैं कि अ वर्क इज क्लियरली डिवाइडेड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, पहले ही सब काम क्लियरली डिफाइंड होता है किसको क्या करना है, तो ओवरलैपिंग का जो चांस है, यानी एक काम पूरा हुआ नहीं और दूसरा शुरू हो गया, वो ओवरलैपिंग या डुप्लीकेशन, या उसी काम को बार बार किया जा रहा है, उसको हम रोक सकते हैं, हमारे रिसोर्स का यहां पर बचाव हो सकता है। Then you have better managerial efficiency. A functional structure enables controlling and monitoring in a better manner. फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या हेल्प करेगा कि कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग को आप अच्छे से कर पाए, और इससे क्या होगा, मैनेजरियल एफिशिएंसी में बढ़ोतरी देखी जाएगी, यानी मैनेजर जो होगा वो अब ज्यादा एफिशिएंट यहां पर पाया जाएगा। द नेक्स्ट थिंग इज बेटर ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज। The focus of the employee in each department is only on a limited set of skills and specialties, and this makes the training process much easier. जाहिर सी बात है कि हर एम्प्लॉय का जो फोकस है वो सिर्फ उसकी लिमिटेड सेट ऑफ स्किल्स और स्पेशलिटीज पर ही होगा, और वो उसी पे काम करेगा। इससे क्या होगा, उसको ट्रेन करना आसान हो जाएगा क्योंकि उसको सिर्फ वही काम सिखाना है। और आखिर में है अप्रोप्रिएट अटेंशन टू वेरियस फंक्शन। Under a functional structure, various functions are grouped in different departments, and each of the departments specializes in its own specific function, and this ensures that every function gets adequate attention. हर फंक्शन को करने के लिए एक स्पेसिफिक व्यक्ति आपने रखा है और उस काम में माहिर भी है। इससे क्या होगा, वो उस काम को पूरी तरह से ध्यान देगा और कोई भी डिपार्टमेंट पीछे नहीं छूटेगा, सभी को बराबर का ध्यान दिया जाएगा। That is it for